हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सुपर कॉमर्स। क्लास 11th में आते ही जब आप कॉमर्स स्ट्रीम लेते हो तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है जिसका नाम होता है अकाउंटेंसी। और अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में शायद ही आपने पहले कभी पढ़ा हो। तो जब कभी स्टूडेंट्स अकाउंटेंसी को सबसे पहले पढ़ते हैं, उसका सबसे पहले जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि अकाउंटिंग है क्या। और जब उनको फर्स्ट चैप्टर ही समझ में नहीं आता है तो आगे भी उनको प्रॉब्लम होती रहती है। तो होता यह है कि अकाउंटिंग उनको समझ में आता ही नहीं है। इसीलिए इस चैप्टर में मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में बताया है फर्स्ट चैप्टर के बारे में। इसमें हम कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के बारे में। एक एक करके जो टॉपिक्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो ये है कि अकाउंटिंग की मीनिंग क्या है और इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या है जो आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो। फिर अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी उसकी विशेषताएं क्या हैं, और अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस क्या है। उसके बाद बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी क्या होते हैं और इनमें क्या डिफरेंस है। ये वीडियो दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम से है, क्योंकि इसमें दोनों लैंग्वेज का यूज किया गया है। तो अगर आपको अकाउंटिंग को अच्छे से समझना है तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना है, ताकि आपको अकाउंटिंग के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो क्या है अकाउंटिंग, जानने के लिए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है और इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। लेकिन उसको समझने से पहले आप जरा ये सोचिए कि हम सभी अपनी लाइफ में पैसा कमाने के लिए, इनकम को अर्न करने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। कोई डॉक्टर बनता है, कोई लॉयर बनता है, तो कोई जॉब करता है। तो कुछ पर्सन्स ऐसे भी होते हैं जो अपना बिजनेस करते हैं, यानी खुद का व्यवसाय करते हैं। अब बिजनेस में एक्चुअली होता क्या है, देखिए जनरली बिजनेस में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि हमें बिजनेस करना किस चीज का है। जैसे कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हो और आपने यह सोचा है कि आप जूता बनाने का बिजनेस करोगे, तो सबसे पहले आप यह डिसाइड करोगे कि आप किस तरह का जूता बनाना चाहते हो। फिर उसके लिए क्या क्या सामान आपको चाहिए वो डिसाइड करोगे। तो जूता बनाने का जो भी सामान होता है उसको अकाउंटिंग में बोलते हैं रॉ मटेरियल, और हिंदी में इसको बोलेंगे कच्चा माल। ये होता है चमड़ा, धागा, यानी ऐसा कोई भी सामान जो कि जूता बनाने के लिए जरूरी होता है, शू मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी होता है। फिर आप उसको प्रोसेस करते हो, यानी उसको बनाते हो टूल्स की मदद से, औजारों की मदद से, मशीन्स की मदद से। इसको बनाने के बाद आपका तैयार होता है फाइनल प्रोडक्ट, जो कि आप बाजार में बेच सकते हो। तो मार्केट में बेचने पर, मार्केट में इसको सेल करने पर पैसा मिलता है। और क्वेश्चन भी यहीं से स्टार्ट होता है कि एक्चुअल में आप बिजनेस करते क्यों हो। ऑब्वियसली आंसर यही है कि पैसा कमाने के लिए। तो जो भी बिजनेसमैन बिजनेस करता है, यानी जो भी व्यक्ति व्यवसाय करता है और वो अपने व्यवसाय से जो भी आय कमाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रॉफिट, यानी लाभ। अब ये जो प्रॉफिट है, ये जो लाभ है, कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है किसी भी बिजनेस में, कैसे पता चलेगा। इसके लिए पता चलेगा कि बिजनेस में जितनी भी आय है, यानी जितनी भी रेवेन्यू है, उसमें से बिजनेस की सभी एक्सपेंसेस को, यानी बिजनेस के सभी खर्चों को घटा दें तो प्रॉफिट पता चल जाता है। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि बिजनेस की जितनी भी आय है, जितनी भी रेवेन्यू है, उसको कैसे निकाला जाए। बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं, उसको कैसे निकाला जाए। ऑब्वियसली आप कहोगे कि उसको लिखेंगे। तो अभी जो लिखने का तरीका है ये भी कैसा है, क्या हर कोई इसको अपनी मर्जी से लिख ले। आपका जैसा मन कर रहा है आप इसको अपनी मर्जी से लिखेंगे, आपके फ्रेंड का जैसा मन कर रहा है, आपका फ्रेंड अपने बिजनेस में इनकम्स, प्रॉफिट और एक्सपेंसेस को अपनी मर्जी से लिखेगा। तो हर कोई अपनी मर्जी से लिखेगा या फिर इसका कोई प्रॉपर सिस्टम भी है लिखने का। तो आंसर है यस। हर एक बिजनेस की हर एक चीज को, यानी इनकम को, प्रॉफिट को, खर्चों को, हर चीज को लिखने का एक प्रॉपर सिस्टम होता है। और इसी प्रॉपर सिस्टम को हम बोलते हैं अकाउंटिंग, यानी बिजनेस में सभी ट्रांजैक्शंस को लिखने का प्रॉपर सिस्टम। ट्रांजैक्शन मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको लेन देन। बिजनेस में जो भी लेन देन हो रहे हैं, किसी से कुछ लिया जा रहा है या फिर दिया जा रहा है, उसको किस तरह से लिखना है, इसी सिस्टम को ही हम बोलते हैं अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग एक ऐसा सिस्टम है जो बताता है कि बिजनेस में सभी ट्रांजैक्शंस को कैसे लिखा जाए, और यही सब आप अपनी क्लासेस में सीखोगे, पूरा सिस्टम की किस तरह से लिखना है। तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब अ सीरीज ऑफ स्टेप्स, यानी अकाउंटिंग जब आप करते हो, बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को जब आप लिखना शुरू करते हो, तो आपको एक एक करके स्टेप्स कुछ फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले आप पहली सीढ़ी चढ़ोगे, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ोगे, फिर तीसरी सीढ़ी चढ़ोगे। तो ये जो आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो, इसका नाम है, सबसे पहले आ जाता है आइडेंटिफाइंग, यानी पहचानना। क्या पहचानना, ऑब्वियसली अकाउंटिंग, यानी जब बिजनेस में आप प्रॉफिट निकालोगे तो क्या लिखोगे आप, खर्चे या फिर आय। खर्चे आय किससे रिलेटेड होते हैं, पैसे से रिलेटेड होते हैं। तो ऐसे कोई भी लेन देन जो कि पैसे से रिलेटेड है उसको आप लिखोगे।
इसको अकाउंटिंग की भाषा में हम बोलते हैं इकोनॉमिक इवेंट्स या फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो आप ऐसे इवेंट्स या फिर ट्रांजैक्शंस को, और हिंदी में कहेंगे लेन देनों को, सबसे आप पहले पहचानते हो जो कि पैसे से रिलेटेड हैं। उनको पहचानने के बाद फिर आप उनको मेजर करोगे। क्या मेजर करोगे कि अगर कोई भी इकोनॉमिक इवेंट हो रहा है तो उसकी फाइनेंशियल वैल्यू कितनी है, यानी इकोनॉमिक वैल्यू कितनी है। जैसे कि अगर आपने कोई भी माल बेचा है, कोई भी गुड सेल किया है, तो कितने का किया है, 4,000 रुपए का या 5,000 रुपए का। तो ये दो काम करने के बाद फिर आप करोगे एक्चुअल में रिकॉर्डिंग, यानी उसको लिखोगे। और अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग का नाम होता है जर्नलाइजिंग, यानी जर्नल एंट्री करना। हिंदी में बोलेंगे प्रविष्टियां करना, आगे हम समझेंगे। तो उसके बाद आप रिकॉर्डिंग करते हो। अब रिकॉर्डिंग भी कई तरह से होती है, थोड़ी देर बाद हम इसके बारे में जानेंगे। फिर अकाउंटिंग में फोर्थ स्टेप आता है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब क्या होता है कि एक जैसी ट्रांजेक्शन्स को किसी एक बुक में लिखना। माना आपका एक क्लाइंट है जिसका नाम है राम, तो राम से जितने भी लेन देन है आप उसको एक अलग से बुक बना लोगे, जिसको बोल दोगे आप राम की बुक, यानी राम्स अकाउंट। तो आप सारी लेन देन राम की बुक में लिखोगे। तो आप ग्रुप में बांट रहे हो सभी ट्रांजेक्शन्स को, एक जैसी ट्रांजेक्शन्स को एक बुक में लिख रहे हो, उसी को बोलेंगे क्लासिफाइंग। फिर आता है समराइजिंग। इसका मतलब होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स आपने लिखी है उसका फाइनल क्रक्स, यानी एक्चुअल में क्या निकाला है वो निकालना। समराइजिंग में आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हो, यानी अंतिम खाते। इसमें आते हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट। सबसे पहले बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से आपको ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस निकलता है। फिर आप बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी लाभ हानि खाता, जिसमें आपको नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस निकल के आता है। फिर आप बनाते हो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कुछ नहीं होती, एक लिस्ट होती है उन सभी सामानों की जो बिजनेस की है और जो बिजनेस की नहीं है। तो ये बनाने के बाद एक्चुअल में कोई भी पर्सन को आप बता सकते हो कि इस बिजनेस का इतना प्रॉफिट रहा, इतना लॉस रहा, बिजनेस में इतना इतना सामान है अपना और इतना इतना सामान उसने दूसरों का लेके रखा हुआ है। तो ये चीज कहाँ से निकल के आती है, समराइजिंग, यानी फाइनल आंसर इससे निकल के आ जाता है। फिर आ जाता है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। अब बिजनेस में सिर्फ खाली यही तो नहीं कि इस साल प्रॉफिट अर्न कर लिया, दूसरे साल के बारे में सोचो, नहीं, ऐसा नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ज्यादा प्रॉफिट हो गया या फिर लॉस हो गया। तो ज्यादा प्रॉफिट हुआ है तो क्यों हुआ है, या फिर लॉस हुआ है तो क्यों हुआ है। तो इसको पता करने के लिए अकाउंटिंग में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी सूचनाएं हैं, उसको विश्लेषण करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं और फिर उनको अपने वर्ड्स में बताते हैं कि कंपनी ने, बिजनेस ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी वजह से इतना प्रॉफिट हुआ और इतना लॉस हुआ। उसके बाद आ जाता है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग मतलब दूसरों को बताना, अपनी बात को दूसरों को समझाना। तो बिजनेस में अकाउंटिंग का कम्युनिकेटिंग स्टेप ये कहता है कि अकाउंटिंग की वजह से जो भी इंफॉर्मेशन निकल के आई है, प्रॉफिट है, लॉस है, जो भी है, और उसके पीछे क्या क्या रीजंस हुए हैं, उसको एक प्रॉपर रिपोर्ट में तैयार करना और फिर लोगों को बताना, मालिक को बताना, मैनेजर को बताना, गवर्नमेंट को बताना, एटसेट्रा। तो ये आ जाता है कम्युनिकेटिंग में। तो ये हो गया आपका अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसमें आपके 7 स्टेप्स हैं 1 by 1। ये जो पूरी डेफिनेशन है ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, आप अपनी स्क्रीन से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है कि एक्चुअल में प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, जो डेफिनेशन मैंने अभी बताई थी वो इन जनरल है, यानी आप अपने वर्ड्स में उसको लिख सकते हैं, लेकिन एक डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ती है जो कि किसी इंस्टीट्यूशन या फिर किसी राइटर के थ्रू गिवन हो। तो यहाँ पर हम जो डेफिनेशन ले रहे हैं वो गिवन है द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। ये क्या कहता है कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग एक आर्ट है। किस तरह की आर्ट है, रिकॉर्डिंग की, क्लासिफाइंग की एंड समराइजिंग की इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स हैं किसी भी बिजनेस में, उसको हम मनी की वैल्यू में लिख सके, उसके लिए उसको रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और समराइजिंग करना, यानी जो जो भी आपने स्टेप्स लिखे थे वो सभी हैं, और फिर उसके रिजल्ट को क्या करना है, इंटरप्रेट करना है, उनके रिजल्ट को बताना है। ये डेफिनेशन हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। तो आई होप इस डेफिनेशन को समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एक एक पॉइंट मैंने डिटेल में बता दिए हैं। अब उसके बाद देखिए, एक नेक्स्ट टॉपिक आता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, कैरेक्टरिस्टिक्स 2 तरह की हैं, एक तो सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरी है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं, उसके लिए एक वीडियो अलग से बना हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग की सिंपल विशेषताएं क्या होती हैं। तो देखिए, ये जो आपने प्रोसेस में जो स्टेप्स पढ़े हैं, 7 जो सीढ़ियां जो आपने चढ़ी हैं पूरी अकाउंटिंग की, इसी को आप लिख सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी लेखांकन के गुण या फिर विशेषताएं क्या है, तो आपके 7 पॉइंट्स बनेंगे और हर एक पॉइंट में ये लिखे आपको इसको
डिस्कस करना होगा, जो कि हम पढ़ चुके हैं। तो ये वाला टॉपिक भी आपका इसमें कवर हो गया। उसके बाद आता है अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस भी कुछ नहीं है, सिर्फ वही स्टेप्स हैं जो कि हमने पहले पढ़े हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई क्या करना कि बिजनेस में क्या क्या वो लेन देन हुए हैं जो कि फाइनेंशियल नेचर के हैं। देखिए, बिजनेस से रिलेटेड ही हम लेन देन लेते हैं, जैसे कि कच्चा माल खरीदा 3,000 रुपए का, सैलरी दी 1,000 रुपए की, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया 500 रुपए का, माल बेचा यानी इस माल को सेल किया 10,000 रुपए का। देखिए, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैं एक बात बताना चाहूंगी कि आपका जो अकाउंटिंग की लैंग्वेज है वो ना तो इंग्लिश रहेगी ना ही वो हिंदी रहेगी, आपकी लैंग्वेज रहेगी इंग्लिश। यानी थ्योरी आप हिंदी में पढ़ोगे, लेकिन जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। इसलिए थ्योरी के लिए आप हिंदी ऑप्ट करना, और जब आपको क्वेश्चन करना होगा तो आपको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप यही होता है कि किसी भी बिजनेस में उन सभी ट्रांजेक्शन्स को, उन सभी लेन देनों को पहचानना जो कि फाइनेंशियल नेचर की हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी बिजनेस को अच्छा करने के लिए सबसे जरूरी होता है कि उसमें ईमानदार एम्प्लॉइज कितने हैं, ईमानदार कर्मचारी कितने हैं। लेकिन क्योंकि इकोनॉमिक इवेंट नहीं है, यानी हम ईमानदारी को पैसे में तो नहीं माप सकते, तो इसीलिए इसको अकाउंटिंग में नहीं लिखा जाता है। इसके अलावा अगर मालिक ने अपने बेटे की फीस दी है अपने खुद के पैसे से, तो वो भी बिजनेस का इवेंट नहीं है, क्योंकि बेटे की फीस देना एक इकोनॉमिक इवेंट तो है, लेकिन ये एक बिजनेस इकोनॉमिक इवेंट नहीं है, क्योंकि बेटा उसके परिवार से रिलेटेड है और वो अपनी पर्सनल इनकम से ही दे रहा है, ना कि बिजनेस की इनकम से। हाँ, अगर वो ये होता है कि वो अपनी बेटे की फीस बिजनेस के पैसे में से देता है, तो फिर ये बिजनेस एक इवेंट हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे ड्रॉइंग्स, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम अकाउंटिंग टर्म्स सीखेंगे। तो आई होप ये आपको पता चल गया होगा कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं और बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होती है। तो उन सभी लेन देनों को पहचानना जो कि बिजनेस से रिलेटेड है और फाइनेंशियल नेचर की, यानी ऐसी लेन देन जिसको हम पैसे के रूप में माप सकते हैं, वी कैन मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है, यानी नेक्स्ट जो स्टेप है, वो है रिकॉर्डिंग। इसको हमने पहले ही बताया था कि अकाउंटिंग में एक इसका नाम है जिसको बोलते हैं जर्नलाइजिंग, और इस जर्नलाइजिंग जब आप करते हो तो उसको बोलते हैं जर्नल एंट्रीज पास करना। तो देखिए, जर्नल एंट्रीज का मतलब जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ आपने इवेंट करे परचेज रॉ मटेरियल, इसको कैसे लिखेंगे, तो यानी इसकी आपको जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। सैलरी पेड जब आप लिखोगे तो इसकी भी आपको जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, इसकी भी आपको जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। और ये जर्नल एंट्री कहाँ होती है, एक किताब होती है, एक बुक होती है अकाउंटिंग में, जिसको बोलते हैं हम जर्नल। अगर बिजनेस छोटा है तो वो एक ही किताब रखेगा जिसका नाम होगा जर्नल, और सभी लेन देन को वो जर्नल में ही लिखेगा। लेकिन अगर बिजनेस बड़ा है तो उसके लेन देन भी बहुत होंगे। यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए 4 ट्रांजैक्शंस ली हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा बिजनेस है तो हो सकता है एक दिन में उसमें लाखों ट्रांजैक्शंस हो। तो अगर वो लाखों ट्रांजैक्शंस को सिर्फ एक ही बुक जिसका नाम है जर्नल उसमें लिखेगा, तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में उनसे कोई भी इंफॉर्मेशन निकालना, कोई भी डिसीजन लेना। तो इसीलिए अगर बिजनेस बड़ा होता है तो वो जर्नल को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देता है, यानी जर्नल अलग अलग तरीके के बनाता है, जिसको बोलते हैं कैश बुक। कैश बुक वो बुक होती है जिसमें सिर्फ कैश से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज की जाती हैं, यानी बिजनेस में अगर ऐसा कोई लेन देन हो रहा है जिसमें या तो कैश आ रहा है या फिर जा रहा है, तो उसको कैश बुक में लिखेंगे, यानी उसकी एंट्री कैश बुक में होगी। फिर आता है परचेज बुक। अगर कोई भी माल उधार खरीदा जाता है तो उसकी एंट्री होगी परचेज। परचेज मतलब खरीदना, क्या खरीदेंगे, माल, कच्चा माल, कुछ और नहीं, यानी मशीनरी खरीद रहे हो, फर्नीचर खरीद रहे हो, उसकी एंट्री नहीं, यानी ऐसा माल खरीदा जा रहा है जो किसी भी चीज को बनाने के लिए जरूरी है। जैसे कि अगर आपका जूता बनाने की फैक्ट्री है तो अगर आप चमड़ा खरीदते हो उधार पर तो उसकी एंट्री आप परचेज बुक में करोगे। अगर आपकी फर्नीचर की शॉप है तो अगर आप लकड़ी खरीदते हो तो उसकी एंट्री आप परचेज बुक में खरीदते हो। लेकिन अगर आपका फर्नीचर का शोरूम है जिसमें आप बना बनाया फर्नीचर खरीद कर बेचते हो, तो फिर आप जो फर्नीचर खरीदोगे तब वो आपका परचेज बुक में आ जाएगा। इसीलिए देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में किस तरह का बिजनेस है, उसमें रॉ मटेरियल क्या होगा। तो रॉ मटेरियल अगर आप उधार खरीदते हो तो उसकी एंट्री परचेज बुक में होंगी। अब मुझे जरा कमेंट बॉक्स में यह लिखे बताइएगा कि अगर नगद यानी कैश में परचेज किया जाएगा माल तो उसकी एंट्री कहाँ होगी। सिमिलरली सेल्स बुक, यानी माल बेचा जा रहा है, क्या बेचा जा रहा है, उधार। अगर उधार माल बेचा जाता है तो उसकी एंट्री सेल्स बुक में होगी। माल का मतलब यही जिसमें बिजनेस डील करता है, यानी व्यवसाय जिसका काम करता है। जैसे कि जूता बनाने की फैक्ट्री के लिए जो जूता बन जाएगा प्रॉपर तरीके से, वो उसके लिए एक फाइनल गुड्स हो जाएगा। अगर चीनी बनाने वाली कंपनी है तो जो फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वो उसका चीनी होगा, डब्बे में पैक किया हुआ, तो वो बेचा जाएगा, तो वो सेल्स बुक में लिखा जाएगा अगर उधार होगा।
तो अब आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ये बताइए कि अगर नगद माल बेचा जाता है तो उसकी एंट्री कहाँ होगी। उसके बाद सेल्स रिटर्न बुक, यानी माल वापस आया। कौन सा माल? बेचा गया माल। सेल्स मतलब बेचना, तो जो भी माल बेचा था अगर वो वापस आ जाता है तो उसकी एंट्री सेल्स रिटर्न बुक में होगी। ऐसे ही होता है परचेज रिटर्न बुक, जो कि मैंने लास्ट में लिखा है। जो भी माल खरीदा था वो वापस करना पड़ रहा है तो उसकी एंट्री होगी परचेज रिटर्न बुक में, यानी उधार खरीदा गया माल। उसके बाद आता है बिल्स पेबल बुक और बिल्स रिसीवेबल बुक। ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन ये बुक्स होती हैं। इसके लिए आपको एक अलग से चैप्टर भी है जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। उसमें डिटेल में आप सीखोगे कि ये सब क्या होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का जो नाम है प्रॉपर अकाउंटिंग में उसको बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। लेजर क्या होता है? लेजर सिर्फ बुक्स का नाम है, एक प्रॉपर बुक का नाम है। अब लेजर में जब आप लिखते हो तो उसके लिए अलग वर्ड है पोस्टिंग, यानी लेजर में पोस्टिंग करना। जर्नल एंट्री के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो लेजर पोस्टिंग होता है। इसमें तो लेजर पोस्टिंग से आप क्या करते हो? अकाउंट बनाने का काम करते हो। कैश अकाउंट हो गया, राम का अकाउंट हो गया, फर्नीचर अकाउंट हो गया, जिसमें फर्नीचर से रिलेटेड सारी एंट्री होंगी, चाहे वो उधार हो चाहे वो फिर नकद हो। या फिर परचेज अकाउंट हो गया जिसमें परचेज से रिलेटेड सारी एंट्रीज होंगी। तो अगर आपने माल उधार खरीदा है तो भी एंट्री उसकी परचेज अकाउंट में होगी और नकद खरीदा है तो भी उसकी परचेज एंट्री परचेज अकाउंट में होगी। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप समराइजिंग। हिंदी में बोलते हैं सारांश में व्यक्त करना। बताया था मैंने अभी, इसमें हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। एक्चुअल में ये जो ट्रायल बैलेंस है ये फाइनल अकाउंट नहीं है, यह एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें आप यह देखते हो कि क्या कोई गलती तो नहीं हो गई। तो गलती हुई है या नहीं हुई है जर्नल एंट्रीज करते टाइम या फिर लेजर पोस्टिंग करते टाइम, उसको देखने के लिए आप ट्रायल बैलेंस निकालते हो। तो एक्चुअल में जो आपके फाइनल अकाउंट्स हैं वो 3 होते हैं: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट से आपका ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस निकल कर आता है और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपका नेट लॉस या फिर नेट प्रॉफिट निकल कर आता है। अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? देखिए, फैक्ट्री की इनकम में से फैक्ट्री के खर्चे को घटाने के बाद जो प्रॉफिट निकल के आता है वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट। और कुछ ऑफिस के खर्चे भी होते हैं, तो अगर आप उस ग्रॉस प्रॉफिट में ऑफिस की इनकम को जोड़ देते हो और ऑफिस के खर्चे को घटा देते हो तो जो प्रॉफिट निकल के आता है उसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं, और अगर इसका रिवर्स हो तो फिर वो नेट लॉस बन जाता है। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट्स होती है, टी शेप में होती है, जिसमें यह बता होता है कि बिजनेस में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उसकी खुद की अपनी है और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उसने बाहर से ली हुई हैं। जो उसकी खुद की होती है उसको बोलते हैं एसेट्स और जो उसने बाहर से ली होती हैं वो होती हैं लायबिलिटीज। जैसे कि अगर बिजनेस ने ऋण लिया है यानी लोन लिया है तो वो लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। बिजनेस ने अगर मशीनरी ली है वो उसकी अपनी है तो वो एसेट साइड में आ जाएगी। डिटेल में हम पढ़ेंगे जब टर्म्स आप पढ़ेंगे अकाउंटिंग टर्म्स, उसमें समझ में आ जाएगा। तो इस समराइजिंग स्टेप के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, वही जो मैंने बताया था। इसमें कंपेयर करते हैं कि इस साल कितना प्रॉफिट रहा, पिछले साल कितना था, कम है या ज्यादा है, क्यों कम है, क्यों ज्यादा है, इसके पीछे क्या रीजंस लिए। इसके लिए आप अलग अलग टूल्स का यूज करते हो, जिसमें आ जाता है रेशोज यानी अनुपात का यूज करते हो। अलग अलग रेशोज होते हैं जो आप 12th क्लास में पढ़ोगे, 11th क्लास में नहीं है आपका। कैश फ्लो आ जाता है, फंड फ्लो आ जाता है जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो ये अलग अलग टूल्स हैं जिसकी वजह से आप एनालाइज करते हो। उसके बाद फाइनली कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स, यानी एक्चुअल में फिर फाइनल प्रॉपर फॉर्मेट बनाते हो जिसमें आप सारी इन्फॉर्मेशन डालते हो फर्म की कि कितना प्रॉफिट रहा या फिर कितना लॉस रहा, कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, कंपनी ने क्या क्या स्टेप्स लिए अच्छे जो उसके लिए फायदेमंद रहे। ये सब चीज़ों को आप एक रिपोर्ट बनाते हो इसकी, और इसको फिर आप पब्लिश करते हो न्यूज़पेपर में अगर बड़ी कंपनी है तो, जिसकी वजह से सभी गवर्नमेंट को पता चलता है, बैंक को पता चलता है। लेकिन अगर आपका छोटा बिजनेस है तो फिर आप वो आप तक ही सीमित रहता है। जब आप टैक्स भरते हो तो फिर टैक्स अथॉरिटीज उसका यूज करती हैं। तो ये होता है कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स में आप प्रॉपर रिपोर्ट बनाते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। अगर आपको पहले का पॉइंट समझ में आ गए तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको याद होगा कि अकाउंटिंग प्रोसेस में 7 स्टेप्स मैंने बताए थे: आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, और फिर एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, और फिर कम्युनिकेटिंग। अब ये जो क्लासिफाइंग तक का है यानी लेजर पोस्टिंग तक का जो काम है, अकाउंट्स बनाने तक का जो काम है, ये कहलाता है बुक कीपिंग। यानी अगर आपने क्लास 11th पास कर ली तो आप बुक कीपर के तौर पर जॉब कर सकते हो। तो बुक कीपर का काम क्या होता है? बुक कीपर का काम यही होता है कि बिजनेस में फाइनेंशियल इवेंट्स को पहचानना और फिर उसको प्रॉपर तरीके से लिखना।
और इसके बाद का जो फाइनल अकाउंट्स बनाने का काम से लेकर कम्युनिकेटिंग तक का जो भी काम है, ये कहलाता है आपका अकाउंटिंग का। एक्चुअल में ये पूरा काम अकाउंटिंग का ही है, लेकिन अकाउंटिंग का ही एक दूसरा सब पार्ट है जिसका नाम है बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है, लेकिन ये फर्स्ट स्टेज है, यानी सबसे पहले बुक कीपिंग होती है। नाम से ही पता चल रहा होगा, बुक कीपिंग, किताबों को रखना। किताबों में मतलब क्या होगा, किताबों में लिखना। तो लिखने तक का जो भी काम है वो बुक कीपिंग में कहलाता है। उसके बाद थोड़ा और नॉलेज चाहिए होती है उसके काम को करने के लिए। फाइनल अकाउंट्स बनाने होते हैं, उसको कंपेयर करना होता है, तो नॉलेज ज़्यादा चाहिए होती है, स्किल चाहिए होती है, तो वो आ जाता है अकाउंटिंग में। तो बुक कीपिंग आपकी फर्स्ट स्टेज है और अकाउंटिंग आपका पूरा प्रोसेस है। बुक कीपिंग पार्ट है अकाउंटिंग का। तो कौन सा बड़ा है, बुक कीपिंग या अकाउंटिंग? ऑब्वियसली अकाउंटिंग बड़ा है। यहाँ पर देखिए पूरा डेफिनेशन होता है पूरी प्रॉपर फॉर्मेट में। उसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग और अकाउंटिंग या फिर डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी देखना चाहते हो तो आप नीचे लिंक पर क्लिक कीजिए, वहाँ से आपको प्रॉपर वीडियो मिल जाएगी और वहाँ से आप अपने इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो जो भी मैंने पॉइंट्स आपको बताए थे आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि ब्रांचेस क्या होती हैं अकाउंटिंग की। देखिए आपने साइंस सब्जेक्ट पढ़ा होगा, तो अब 10th तक तो आपके पास साइंस ही रहती है, लेकिन क्लास 11th से वो बढ़ जाती है केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी में। सिमिलरली तो बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग कि बिजनेस छोटा है या फिर बड़ा है, और फिर उसके अकॉर्डिंग उसकी क्या क्या नीड्स हैं, उसके बेसिस पर भी अकाउंटिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग और तीसरा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके नाम से भी आपको काफ़ी हद तक पता चल रहा होगा। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है यानी वित्तीय लेखांकन है, जो कि आपकी जो बुक है उसका नाम भी है, इसमें आप वही पढ़ते हो जो कि जिसके बारे में हमने अभी सीखा है, यानी इसमें आप सभी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को लिखना सीखते हो और फिर उसमें क्या प्रॉफिट रहा या फिर लॉस रहा वो निकल के आते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो सभी ट्रांजेक्शन्स को और जिसका आउटपुट होता है वो होता है प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट। उसके बाद आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है कि ये कॉस्ट को एनालाइज करता है, कॉस्ट को अच्छे तरीके से लिखता है और फिर ये देखता है कि कॉस्ट कितनी रही, उसको किस तरीके से कम कर सकते हैं और क्या क्या उसमें स्टेप्स ले सकते हैं। इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस यही होता है कि किसी भी फर्म की जो कॉस्ट है उसको किस तरीके से कम रखा जाए, उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। उसके बाद नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसका नाम ही आपको पता चल रहा होगा कि ये किसके लिए बनाया गया है, मैनेजर्स के लिए। जब बिजनेस बड़ा हो जाता है तो उसमें मालिक काम नहीं करता है बल्कि मैनेजर्स होते हैं जो कि काम करते हैं और मैनेजर्स को निर्णय लेने होते हैं, डिसीजंस लेने होते हैं। तो बिजनेस में मैनेजर्स को जो भी डिसीजन लेने होते हैं उसके लिए बिजनेस की सभी डिटेल्स चाहिए होती हैं, तो वो हेल्प करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बिजनेस की वो सभी डिटेल्स निकाली जाती हैं जिसके बेसिस पर किसी मैनेजर को डिसीजन लेना होता है। और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो आप ग्रेजुएशन से पढ़ना सीखोगे। कॉस्ट अकाउंटिंग भी आपका ग्रेजुएशन से ही स्टार्ट होगा। 11th और 12th में इसका कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही पढ़ोगे। स्टार्टिंग में क्लास 11th में आप छोटे बिजनेस की अकाउंटिंग पढ़ोगे, क्लास 12th में आप कंपनी की अकाउंटिंग पढ़ोगे और पार्टनरशिप फर्म की, लेकिन होगी वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही। तो अब इस चैप्टर में आपके कुछ टॉपिक्स बचे हैं, जैसे कि अकाउंटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अकाउंटिंग की, लिमिटेशंस क्या हैं, यूजर्स कौन है अकाउंटिंग के, और अकाउंटिंग का रोल क्या है बिजनेस में। इसके लिए भी अलग अलग वीडियोस अपलोडेड है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए थैंक यू, साथ ही साथ वीडियो देखने के लिए भी थैंक यू।